Hello students, I Muhammad Bilal Bhatti welcome you all to another informative lecture of motion and force. Surely this lecture will rectify and revamp your knowledge about the subject. हमारा जो आज का लेक्चर है दो उसके लर्निंग आउटकम्स हैं, एक फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो और दूसरा मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस। तो आइए शुरुआत करते हैं। कुछ ज़्यादा कंटेंट्स हैं आज के लेक्चर के, तो ज़रा सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो में सपोज कर लें कि एक पाइप है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है और उसने आगे जाकर वॉल से टकराना है, और हम ये मान लेते हैं कि जो वाटर मूव कर रहा है, जाहिर है इनिशियली कुछ उसकी वेलोसिटी होगी तो मूव कर रहा होगा। तो मान लेते हैं कि इनिशियली वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और आगे जाके जब वॉल से वो टकराता है तो कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी ज़ीरो माइनस वी, तो दैट वुड बी माइनस वी। अच्छा, यही लिख दिया गया कि सपोज कर लें वी आई इक्वल है वी, यानी इनिशियल वेलोसिटी वी है और फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है। अब सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन यानी जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक आपने पढ़ा हुआ है कि जो रिजल्टेंट या नेट फोर्स होती है वो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के इक्वल होती है। तो अगर हम ये सपोज करें तो जो वाटर टकरा रहा था जाके वॉल से, उसका मैस m था और वो स्ट्राइक किया है टाइम t में, तो जो फोर्स लगेगी उसको एवेलुएट करने के लिए हम फार्मूला लिख लेते हैं जो कि न्यूटन सेकंड लॉ है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब अभी बताया आपको कि यहाँ पर जो वी एफ है वो ज़ीरो और वी आई वी है, तो अगला रिलेशन ये बन जाता है। अगर इसको हम वर्बली लिखना चाहें तो इसको लिखा जा सकता है कि एम ओवर टी को मैं लिख सकता हूँ मैस पर सेकेंड इंटू चेंज इन वेलोसिटी। इसको ज़्यादा बेहतर है कि लिखा जाता मैस पर यूनिट टाइम, इसको लिखा जाता पर सेकंड के बजाय मैस पर यूनिट टाइम, क्योंकि मैस फिजिकल क्वांटिटी है, सेकंड यूनिट है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ का रिलेशन फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ लिखना चाहिए। लेकिन ये मैंने टेक्स्ट बुक वाली लाइन लिखी है और आपको बता भी दिया कि आप इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसको लिखना चाहिए मैस पर यूनिट टाइम इनटू चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो माइनस वी लिखा हुआ है वो चेंज इन वेलोसिटी है। तो यहाँ पर मैस पर यूनिट टाइम क्या है, एम ओवर टी, और जो चेंज इन वेलोसिटी है ये क्या है, इट इज़ माइनस वी। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो m ओवर टी मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस वी से, और m ओवर टी जो है ये मैस पर यूनिट टाइम है और माइनस वी मैंने अभी आपको बताया चेंज इन वेलोसिटी है। तो इसका मतलब जब वाटर जाकर वॉल से टकराता है तो मैस जो फोर्स लगती है वो इक्वल होती है मैस पर यूनिट टाइम इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो ये एक मैथमेटिकल रिलेशन वर्बली हमने बोल दिया। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक मैंने आपको जब इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया था तब ये बात बताई थी कि बच्चों याद रखना है जिस पर फोर्स लगती है उसके मोमेंटम में चेंज आता है। पर्टिकुलरली जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला डिराइव कर रहे थे वहाँ पर इम्पल्स लिखते हुए मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि भूलना नहीं, जिस पर फोर्स लगती है उसके मोमेंटम में चेंज आता है। आप जब चैप्टर नंबर 11 में आएंगे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, तो वहाँ पर आपने सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है प्रेशर ऑफ गैस। उस प्रेशर ऑफ गैस में आप एक वाटर जो एक आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है वो वॉल से जाके टकराएगा और उस कोलिजन में भी यही फार्मूला लगेगा और यही कॉन्सेप्ट वहां पर भी काम आएगा जो मैं अभी बोल रहा हूं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस पर फोर्स लगती है उसके मोमेंटम में चेंज आता है, या कन्वर्सली स्पीकिंग जिसके मोमेंटम में चेंज आता है उस पर फोर्स लगी होती है। अब आप गौर करें कि ये जब वाटर जाकर वॉल से टकराया है तो किसके मोमेंटम में चेंज आया है, वाटर के, क्योंकि वॉल तो अपनी जगह पर है। वॉल की वेलोसिटी, वॉल पहले भी रुकी हुई थी बाद में भी रुकी हुई है, तो वॉल के मोमेंटम में तो कोई तब्दीली नहीं आई। जिसके मोमेंटम में चेंज आया है वो वाटर है कि वाटर पहले वेलोसिटी v से मूव कर रहा था, कोलिजन होने के बाद वाटर रुक गया, यानी उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आ गई। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब मोमेंटम में चेंज आ गया। तो जिसके मोमेंटम में चेंज आता है उस पर फोर्स लगती है, तो इसका मतलब ये जो हमने फोर्स पढ़ी है ये वो फोर्स है जो वाटर पर लगाई है दीवार ने। लेकिन हमारा जो टॉपिक का टाइटल है वो ये नहीं है, हमारे टॉपिक का टाइटल है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। हम वो फोर्स ढूंढने जा रहे हैं जो वाटर दीवार पर लगाएगा। तो वो फोर्स क्या होगी, वो फोर्स एग्जैक्टली उतनी होगी जितनी दीवार ने वाटर पर लगाई है, लेकिन
ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यही चेक करने लिखा हुआ है, फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन द रिएक्शन फोर्स exerted by the water on the wall is equal but opposite, hence F will be equal to minus into minus m over t into v। यानी याद रख लें, ये जो फोर्स लगाई है, फोर्स ऑफ वॉल ऑन वाटर, उतनी होगी जो फोर्स लगा रहा है वाटर ऑन वॉल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स है जो वाटर दीवार पर लगा रहा है वो ये गिवन है, वो ये वाला रिलेशन है। मतलब इस रिलेशन के साथ हमें क्या करना है, ये जो माइनस एम ओवर टी इंटू वी लिखा हुआ है इसके साथ ये माइनस वाला साइन लगा देना है। तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो बनेगा एफ इज इक्वल टू एम ओवर टी इंटू वी। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला बन गया। मैं इरेज करके आपको दिखा देता हूँ, ये फाइनल रिलेशन आ गया और ये वो फोर्स है जो वाटर ने दीवार पर लगाई है, एम ओवर टी इंटू वी। तो इसको आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, क्योंकि एम ओवर टी इंटू वी का मतलब आप इसको एम वी ओवर टी भी लिख सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो होता है उसमें यूनिट टाइम में आने वाला मैस गिवन होता है। आप इसको ऐसे समझ लें कि जैसे हमारे घर पे जो छत पे टैंक पड़ा होता है, मान लें कि उसमें से हर सेकंड में 5 किलोग्राम पानी आ रहा है, तो मैं कहूँगा एम ओवर टी इक्वल है 5 किलोग्राम पर सेकंड। और सपोज करें कि ये वाटर 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हो, तो सामने जाकर जब वो वॉल से टकराएगा तो कितनी फोर्स लगाएगा। तो इसी तरह की एग्जांपल आपके सामने है कि सपोज द वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम अ पाइप एट 3 किलोग्राम पर सेकंड, यानी अगर हर सेकंड में 3 किलोग्राम पानी आ रहा है और उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आता है कोलाजन के बाद, यानी इनिशियल वेलोसिटी 5 थी, कोलाजन के बाद वेलोसिटी अगर 0 हो जाए तो 5 मीटर पर सेकंड अगर चेंज इन वेलोसिटी हो तो कितनी फोर्स अप्लाई करेगा, दैट वुड बी 3 इंटू 5 माइनस 0, यानी 3 इंटू 5 दैट वुड बी 15 न्यूटन। तो यहाँ पर जो 3 है ये m ओवर t है और यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी है और ये माइनस का साइन और ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये m ओवर टी इंटू चेंज इन वेलोसिटी इक्वल होता है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। तो कभी ना भूलें, याद रखें, जो फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो है वो इक्वल होता है मैस पर यूनिट टाइम इनटू चेंज इन वेलोसिटी। फिर बोल रहा हूँ, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो इक्वल होता है मैस पर यूनिट टाइम इनटू चेंज इन वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो के बाद आइए मोमेंटम और एक्सप्लोजिव फोर्सेस की तरफ चलते हैं। ज़रा इसमें कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है। जो सबसे पहले शेल एक्सप्लोजन की बात होगी और उसके बाद बात होगी फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम राइफल। तो शेल एक्सप्लोजन में जब भी कोई शेल एक्सप्लोड करता है तो वो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाता है। अगर हम उसके टोटल फ्रैगमेंट्स के टोटल मोमेंटम की बात करें तो वो इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर हम किसी एक्सटर्नल फोर्स की बात ना कर रहे हों तो, मतलब अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम में हैं तो टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। तो सपोज कर लेते हैं कि ये एक बॉम्ब है या एक शेल है जो एक्सप्लोड किया और इसके 2 पीसेस बन गए। सपोज कर लें पहले पीस का मैस m1, दूसरे पीस का मैस m2, और जो बॉम्ब एक्सप्लोड किया है, जो शेल एक्सप्लोड किया है, उसका इनिशियल जो वेलोसिटी थी बिफोर कोलाजन और आफ्टर कोलाजन, तो पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं। जो बिफोर कोलाजन जो कैपिटल M जो ओरिजिनल शेल की वेलोसिटी थी, मान लें वो कैपिटल V थी, और जो m1 और m2 इन दोनों की वेलोसिटीज एक्सप्लोड होने के बाद होती हैं वो v1 और v2 होती हैं। सपोज कर लें जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। तो डायग्राम को मैं एक दफ़ा दोबारा बोल देता हूँ। जो शेल था जिसका मैस कैपिटल M बिग M है, उसकी जो वेलोसिटी थी वो कैपिटल V थी, और अगर ये शेल 2 हिस्सों में डिवाइड होता है तो m1 की वेलोसिटी v1 है और m2 की वेलोसिटी मान लें v2 है। और आप जानते हैं कि जिधर को वेलोसिटी होती है उधर को ही मोमेंटम होता है। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जो जिसकी वेलोसिटी कैपिटल V है, मान लें कि इसका मोमेंटम p है, और जो m1 है जिधर को वेलोसिटी उधर को मोमेंटम होने का मतलब, तो m1 का मोमेंटम p1 है और m2 का मोमेंटम p2 है। तो अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन
शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, यानी P मस्ट बी इक्वल टू P1 प्लस P2। तो यही लिखा हुआ है। और ये डायग्राम में अगर हम इसको वेक्टोरियली देखें तो आप देख लें जो बिफोर एक्सप्लोजन टोटल मोमेंटम वो mv था, और एक्सप्लोड होने के बाद जो मोमेंटम है ये मोमेंटम P1 है, और ये जो सेकंड मोमेंटम है ये P2 है, और ये ओरिजिनल मोमेंटम ये P था। और अब किया गया है इस डायग्राम में इनको पैरेललोग्राम मेथड से ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको सिखाता चलूँ। आपने वेक्टर्स को ऐड करते हुए चैप्टर नंबर 2 में हेड टू टेल रूल पढ़ा हुआ है। आप जानते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना हो तो हेड से टेल मिलाते जाते हैं, और ऐसा वेक्टर जिसकी पहले वेक्टर से टेल और आखिरी से हेड मिला होता है हम उसे रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। अब बच्चों दो वेक्टर्स को ऐड करने का एक और रूल है जिसको पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन कहा जाता है। इस रूल के मुताबिक जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना हो उनकी टेल से टेल मिला देते हैं। आप चेक कर लें, ये P1 और P2 की टेल से टेल मिला दी। इसके बाद हम ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, ये डॉटेड लाइन में ये पैरेललोग्राम कंप्लीट की। ऐसा वेक्टर जो टेल से निकले और सामने वाले वर्टेक्स को टच करे वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर। यकीनन आप सोच रहे होंगे सर क्या इनको हेड टू टेल रूल से ऐड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, इनको हेड टू टेल रूल से भी ऐड कर सकते हैं। हेड टू टेल से ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट अगेन यही आएगा। यानी आप चेक कर लें, अगर मैं इस P1 को और इस P2 को हेड टू टेल रूल से ऐड करूं तो जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। आप देखें ये P1 है, मैंने P1 के हेड को P2 की टेल से मिला दिया, और रिजल्टेंट क्या होता है जिसका पहले वेक्टर से टेल और आखिरी से हेड मिला होता है ये रिजल्टेंट है। आप देख सकते हैं ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट दोनों सेम है। इन दोनों की लेंथ यानी मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर शेल एक्सप्लोजन में मोमेंटा यानी वेक्टर्स को मोमेंटम के वेक्टर्स को पैरेललोग्राम मेथड से ऐड किया है। तो मैंने आपको वो भी सिखा दिया और मैंने वेरीफाई भी कर दिया कि अगर आप इनको हेड टू टेल रूल से भी ऐड करते तो रिजल्टेंट वही आना था। तो टेक्स्ट बुक को भी फॉलो कर लिया और आपका जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी ख़राब नहीं होने दिया, वो भी यहाँ पर अप्लाई हो सकता है ईजीली। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोजन, कि हमने देखा कि एक्सप्लोजन शेल एक्सप्लोजन में भी टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। मतलब इसको अगर आप मैथमेटिकल लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि P विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। अच्छा, अब मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस का अगला हिस्सा आ जाता है और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम राइफल। तो सबसे पहले बात करते हैं बिफोर फायरिंग, जब राइफल से अभी बुलेट फायर नहीं की जाती तो तब वेरिएबल्स और मोमेंटम के रिलेशन कैसे होते हैं। तो उसको थ्योरेटिकली मैं लिखता हूँ कि मान लें कि हमारा सिस्टम है जिसमें गन और बुलेट मौजूद है। अब हम अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब हमारा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि हमने ग्रेविटी को भी इग्नोर किया हुआ है और एयर रेजिस्टेंस को भी इग्नोर किया हुआ है। अब जो गन और बुलेट अभी फायर नहीं हुआ तो दोनों रेस्ट पर है, तो दोनों के रेस्ट पर होने का मतलब ये हुआ कि बुलेट की वेलोसिटी भी जीरो और गन या राइफल की वेलोसिटी भी जीरो। तो अगर वेलोसिटी जीरो तो इसका मतलब पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? जीरो। तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम जीरो है, यानी P गन प्लस बुलेट, आप इसको अगर एनलार्ज करके लिखें तो P गन प्लस बुलेट, ये सबस्क्रिप्ट में लिखा जा रहा है, इज इक्वल टू जीरो। तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम जीरो है। अब आप जानते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर सिस्टम का मोमेंटम फायर होने से पहले जीरो है तो फिर फायर होने के बाद भी होना चाहिए जीरो। तो आइए इसी बात को आगे लेके चलते हैं। आफ्टर फायरिंग में जब बुलेट को फायर किया जाता है तो आप जानते हैं कि जो और डायग्राम में दिखाया भी गया है कि जो बुलेट है मान लें वो राइट साइड पर चल रही है तो जो बुलेट की वेलोसिटी होगी वो टुवर्ड्स राइट होगी। इसका मतलब है कि जो बुलेट का मोमेंटम है वो टुवर्ड्स राइट होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है। जबकि टोटल मोमेंटम अब जीरो होना चाहिए आफ्टर फायर भी। अब टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर जीरो होना कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन है कि गन का मोमेंटम उतना ही हो जितना बुलेट का है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि आप उनको ऐड करें तो जवाब जीरो आ जाए।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़ी काम आती है। मैं दोबारा बोलता हूं, ये समझने का अंदाज है कि अगर बिफोर फायर टोटल मोमेंटम जीरो था, अब आफ्टर फायर भी टोटल मोमेंटम जीरो होना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन है कि आप सपोज कर लें कि जो बुलेट है वो राइट साइड पर जा रही है, जब फायर हुआ तो बुलेट का मोमेंटम होगा राइट, मान लें वो मोमेंटम है 100। अब टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर जीरो होना कैसे मुमकिन है जब गन का मोमेंटम हो -100, ताकि आप उनको ऐड करें जो आप जीरो हो जाए। यही पॉइंट मैंने लिखा है, सिंस देयर वाज जीरो टोटल मोमेंटम इन द सिस्टम बिफोर द गन वाज फायर्ड, there must be zero total momentum now. This means that the gun must have an equal and opposite momentum to the left, जो कि अभी मैंने आपको बताया। लिहाजा अगर हम इसको मैथमेटिकल लिखें तो P gun must be equal to P bullet, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब यहां पर आप जो नोटिस करने वाली बात है वो मैंने लिख दी और बोल भी दी कि इवन दो द मोमेंटा ऑफ द गन एंड बुलेट आर इक्वल, देयर रिजल्टिंग वेलोसिटीज आर नॉट इक्वल, क्योंकि मोमेंटम में तो मास भी इन्वॉल्व होता है। द बुलेट हैज स्मॉल मास सो इट गेट्स अ लार्ज वेलोसिटी, द गन हैज अ लार्ज मास सो इट गेट्स अ स्मॉल वेलोसिटी। आप इसको आसान वर्ड्स में ऐसे अंडरस्टैंड करें कि यहां पर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हमने अप्लाई कर लिया है कि टोटल मोमेंटम अगर बिफोर फायर जीरो था, आफ्टर फायर भी जीरो होगा, और वो कैसे होगा ये बात तो हम समझ गए कि वो कैसे जीरो होगा। लेकिन अगली इंटरेस्टिंग सीखने वाली बात ये है कि अगर बुलेट का मोमेंटम और गन का मोमेंटम इक्वल है तो आप जरा सोचें ये कैसे इक्वल हो सकता है। और भाई ये ऐसे इक्वल हो सकता है कि गन का मास बहुत ज्यादा, वेलोसिटी कम होगी। अब मान लें गन का मास है 20 तो वेलोसिटी होगी 5, ताकि आप मल्टीप्लाई करें 25 आर 100, जबकि जो बुलेट का मास है वो है 5 तो वेलोसिटी होगी 20, क्योंकि 5 × 20 इज इक्वल टू 100। तो अगर मोमेंटम इक्वल है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि वेलोसिटीज इक्वल है या मास इक्वल है। मोमेंटम इक्वल है इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी इक्वल है। तो यही पॉइंट मैंने आपसे शेयर किया और यही पॉइंट आप इस डायग्राम या एनिमेशन में भी देख सकते हैं कि आपके सामने है एनिमेशन में जो बुलेट का मास, बुलेट का मोमेंटम वो राइट साइड पर आपको नजर आ रहा है, ये देखें, और जो गन का मोमेंटम है वो लेफ्ट साइड पर है। और आप देख लें मैंने बुलेट का मास छोटा और उसकी वेलोसिटी बड़ी शो की है, जबकि जो गन का मोमेंटम है वो मैंने कैपिटल M और स्मॉल v लिखा है, क्योंकि गन का मास ज्यादा और वेलोसिटी कम है। तो दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, यानी बुलेट के लिए स्मॉल m और बिग V इक्वल होगा गन के लिए एल्डर m और यंगर v, यानी m दोनों का मोमेंटम इक्वल है लेकिन गन की वेलोसिटी कम है जबकि मास ज्यादा है, और बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा है, मास कम है। तो बच्चों ये जो गन की अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है इसको रिकॉइल वेलोसिटी भी कहा जाता है। मैथमेटिकल रिलेशन भी आपके सामने लिख दिया गया इन टर्म्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये वाला रिलेशन। और अगर मैं इसको रीअरेंज करूं फॉर द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन तो फार्मूला बनता है -m बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन। तो ये फाइनल फार्मूला हमें क्या शो करता है, यहाँ पर ये अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी लगाऊं तो अगर किसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर वेक्टर क्वांटिटी हो और बीच में माइनस का साइन हो तो इसका मतलब होता है कि अपोजिट डायरेक्शन, यानी मैथमेटिकल फार्मूला भी वही वेरीफाई कर रहा है जो हमने प्रैक्टिकली, ये डायग्राम में भी आपने देखा, एनिमेशन में भी, और जो प्रैक्टिकली भी आप सोचते हैं कि जब बुलेट को फायर किया जाता है गन से तो जो गन है वो ज़रा सी रिकॉइल करती है। मैथमेटिकल फार्मूला इसको वेरीफाई कर रहा है। अब यहाँ पर मैं एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ कि अगर आप चाहें कि जो रिकॉइल वेलोसिटी है ये कम से कम हो तो ये कैसे मुमकिन है। अगर आप मैथमेटिकल फार्मूला देखें तो ये ऐसे मुमकिन है, 3 पैरामीटर्स हैं कि जिसके जरिए आप ये कर सकते हैं। पहला कि आप न्यूमिनेटर्स को कम करें, डिनोमिनेटर को ज़्यादा करें, यानी आप बुलेट की वेलोसिटी कम करें और गन का मास ज़्यादा करें। मतलब अगर आप चाहें कि रिकॉइल वेलोसिटी कम से कम हो तो 3 तरीके हैं। न्यूमिरेटर को कम करें, न्यूमिरेटर को कम करने का मतलब जो बटे के ऊपर आ रहा है वो छोटी वैल्यू हो, यानी मास छोटा हो, वेलोसिटी कम हो गन उसकी बुलेट की, और डिनोमिनेटर ज़्यादा करें यानी गन का मास बढ़ा दें। तो हम इन प्रैक्टिस ये काम कैसे करते हैं, हम गन का मास बहुत ज़्यादा कर देते हैं और बुलेट का मास बहुत छोटा रखते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे रिकॉइल कम हो जाएगा। हम वेलोसिटी ऑफ बुलेट को कम नहीं कर पाते, क्योंकि अगर बुलेट की वेलोसिटी कम कर दी
तो फिर मकसद ही फोत हो जाएगा। जिस मकसद के लिए गन बनाई जाती है फिर वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। तो इन प्रैक्टिस इस मैथमेटिकल फार्मूले को देखते हुए रिकॉइल को डिक्रीज किया जाता है बाय डिक्रीजिंग मास ऑफ बुलेट एंड बाय इंक्रीजिंग मास ऑफ गन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट में एक एमसीक्यू है, यही फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम राइफल जैसा एक एमसीक्यू मैंने आपकी खिदमत में रखा कि एक कैनन से एक फायर किया गया है, जो कैनन बॉल है वो मूव कर रहा है और कैनन यकीनन रिकॉइल करेगी। मैस ऑफ कैनन गिवन है और बॉल का मैस भी गिवन है। आप देख सकते हैं कैनन का मैस 1000 kg और जो बॉल है उसका मैस है 10 kg। और रिकॉइल वेलोसिटी अगर कैनन की 5 मीटर पर सेकंड हो तो पूछा जा रहा है व्हाट वुड बी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ कैनन बॉल। और ऑप्शंस है 200 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड, 2000 मीटर पर सेकंड एंड 5000 मीटर पर सेकंड। मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन गौर से सुनने वाले तमाम स्टूडेंट्स का इंशाल्लाह करेक्ट होगा। मुझे ज़रूर कमेंट्स में इसका आंसर बताइए। इंशाल्लाह असाइनमेंट वाले लेक्चर में हम इसको सॉल्व भी करेंगे। आज इसको यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है उसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।